नमस्कार, मैं रोहित कुमार यूपीएससी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले द हिंदू को मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो बहुत ही दुखद घटना के साथ ये कहा जा रहा है कि आज यानी कि हालांकि 26 दिसंबर की रात्रि को ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट उनका निधन हो गया। तो आज का जो फ्रंट पेज है, इस फ्रंट पेज पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु की खबर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं भारत की इकॉनमी में या भारत की राजनीति में कहा जाए तो एक अद्वितीय है। दूसरा आज हम न्यूज़ की बात करेंगे जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी जी की स्टैचू अनवील्ड हुई है, खास करके वीर सुद्धा में। उनके बारे में हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एंड तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं, पैनल फॉर सेटलमेंट इशू इन द रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर में। एंड द फोर्थ जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से रिलेटेड है और फिफ्थ जो है असिस्टिंग डाइंग व्हील यानी इंडोनेशिया से संबंधित है। एंड द लास्ट जो है आपका फिशरी एक्सटेंशन सर्विसेज इन इंडिया। इन 5-6 न्यूज़ पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम से संबंधित है और डिटेल से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय के गवाए हुए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाद में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा पूरी देखने के बाद। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह नेशंस, अगर ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो इनका कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ही अद्वितीय माना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और ये फोर्थ सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति में से एक हैं। और अगर हम बात करें इनके बारे में तो 1991 के दौर में इंडिया में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट थे, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था 1991 के दौर में, जो भारत इकोनॉमी क्राइसिस से गुजर रहा था। उस इकोनॉमिक क्राइसिस को बाहर निकालने का जो श्रेय है ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को जाता है। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारियां अगर हम देख लें तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले उन्होंने 1954 में, आप कह सकते हो 1957 में इकोनॉमिक्स ट्रिप्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने पूरा किया। 1962 में डीफिल किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया एज ए इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर कॉमर्स में। 1972 में उन्होंने अपॉइंट किया गया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन फाइनेंस मिनिस्ट्री और 1980 से 82 में मेंबर रहे प्लानिंग कमीशंस का और 1982 से 85 में गवर्नर ऑफ आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। एंड 85 to 87 कह सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन के तौर पर भी। उसी प्रकार से 1990 में मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में अपॉइंट किए गए थे एडवाइजर के तौर पर और 91 से लेकर के कह सकते हो कि लगातार वो फाइनेंस मिनिस्ट्री 91 से 96 तक रहे पीवी नरसिम्हा के सरकार में और 98 से 2004 में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा करे और 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य किया। अब चलिए इनके बारे में थोड़ी पर्सनल बातें हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म जो है अनडिवाइडेड इंडिया हिंदुस्तान में हुआ था। अब जो उनका जन्म स्थल है वो पाकिस्तान में है। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को आप कह सकते हैं उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 26 दिसंबर 2024 को हो गया। इंडियन पॉलिटिशियंस थे, इकोनॉमिस्ट थे, एकेडमिक ब्यूरोक्रेट्स कह सकते हैं और 13वें प्रधानमंत्री के तौर पर 2014 से 2004 से 14 तक रहे। ये फोर्थ लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद। यानी कि सबसे अधिक प्रधानमंत्री का रहने वाले हैं। पहले नंबर पर आप कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और फिर आपको कह सकते हैं कि चौथे नंबर पर हमारे मनमोहन सिंह हैं। ये भारत के पहले सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
रह चुके हैं। और साथ में जवाहरलाल नेहरू जो है, कह सकते हैं कि तो ये इनकी पूरी कहानी है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे के बारे में हम इस चीज को समझते हैं कि इन्होंने किस तरीके से इनका 1991 का दौर भी देखा, इनके गांव ग्राम से लेकर इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा, इनका गांव जो है, कह सकते हैं इनके गांव के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, इनकी डॉक्ट्रिन्स के बारे में। और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि 1991 में इंडिया जो है सीवियर इकोनॉमिक कंडीशंस क्राइसिस से गुजर रहा था। पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप में उनको एज ए फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया। इन्होंने भारत के अंदर में एलपीजी का कॉन्सेप्ट लेकर के आया। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, और इसके आधार पर भारत को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकाला। अब मनमोहन सिंह मौन हो चुके हैं, वो संसार इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर हम बात करें, अगर एज ए पीएम टेन्योर के तौर पर अगर देखा जाए तो इनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशंस है मनरेगा 2005। मनरेगा के तहत हर ग्रामीण को 100 दिनों की रोजगार की गारंटी इन्होंने दिया। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन की हम बात करें, आरटी की बात करें, राइट टू एजुकेशन 2009 में लेकर आया। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में लेकर के आया, जिसके तहत जनता को अधिकार है सरकारी कामकाज के बारे में जानने का अधिकार है। तो आरटीआई 2005 लेकर के आया। लैंड एक्वाइजेशन एक्ट 2013 में लेकर आया। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लेकर आया, जिसमें भारत की 75% जनसंख्या उसके अंडर में आती है। मेजर आप कह सकते हैं ट्रीटीज और एकॉर्ड्स इनके टेन्योर में रहा कि इंडो और यूएस न्यूक्लियर डील 2005 में साइन हुआ। IBSA यानी कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका डायलॉग्स फोरम 2003 में साइन किए गए। और बहुत सारे ऐसे मिशन जो हैं इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के काल में देखने को मिला। जैसे नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में आया था, नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में आया। नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी जो है 2009 में बनाया गया। यहीं पर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन 2011 में इन्हीं के में, और आधार कार्ड से भी जो मामला जो शुरुआती दौर में 2009 में ही रहा। लेकिन जब प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री के दौरान में बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सी भी रही है। एक सबसे प्रमुख कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करें तो वो सबसे प्रमुख कंट्रोवर्सी थी 2G स्पेक्ट्रम केस 2007। जब प्रधानमंत्री थे तो 2G स्पेक्ट्रम जो कंट्रोवर्सी थी ये राजा के द्वारा 2007 में इन्हीं के टाइम में था। इंडियन कोल अलोकेशन स्कैम भी 2012 में इन्हीं के दौरान, यहां तक कि कॉमनवेल्थ गेम जो कंट्रोवर्सी थी, आपको ये कॉमनवेल्थ गेम कंट्रोवर्सी भी 2010 में देखने को मिलता है। 2011 में इंडियन एंटी करप्शन मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इंडियन करप्शन मूवमेंट उन्होंने बनाया, यहां तक कि क्वाड के साथ जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी लेकर के आए जापान और अमेरिका के साथ। और एनपीटी साइन किए बिना न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो था इन्हीं नेगोशिएशंस के बेस के आधार पर। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है हमारे कह सकते हो कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है। 2007 में उन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, द एज ऑफ टर्बुलेंस एडवेंचर इन द न्यू वर्ल्ड, उन्होंने लिखा था फेडरल चेयरमैन को। तो इनका काफी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी अनवेल्ड एट द वीरा सुधा वाज अ पार्ट ऑफ 2 डे, आप कह सकते हैं सेंचुरी सेलिब्रेशंस किया जा रहा है। वो दौर आपको याद होगा जब महात्मा गांधी ने बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रह चुके थे। तो उन्हीं के पूरा होने पर 2024 में तो कहा जाता है कि 100 साल पूरा हो जाता है। तो उसी को लेकर उसी के दौरान में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है ना। उनकी प्रतिमा का आप कह सकते हैं बनाया गया महात्मा गांधी का प्रतिमा। 1924 में फ्रीडम फाइटिंग के दौरान कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं गांधी जी। तो चीफ मिनिस्टर जो है वहां के चीफ मिनिस्टर ने गांधी जी की प्रतिमा बनाई है ना। बेलगावी आपको याद होगा, तो सरदार हाई स्कूल ग्राउंड बेलगावी में आपको 2024 में एक अस्मित
खादी फेयर भी लगाया गया था, शिव कुमार इनॉग्रेटेड थे। महात्मा गांधी के बारे में आपको पता होगा, यहाँ पर इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि 39th इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था दिसंबर 1924 में, ये सेशन रखा गया था बेलगांव में, बेलगांव जो कि कर्नाटका में है ना, उन्हीं के शासन में उसमें रखा गया था गांधी जी की लीडरशिपिंग में आपका। और गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस का सेशन जो किया था वही बेलगावी में आपको इस सेशन किया था। सो गांधी लीडरशिपिंग के दौरान एक सिंबोलिज्म के तौर पर इन लोगों ने किया। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की गांधी की बात करें तो कांग्रेस के यूनिफिकेशन के दौरान, उस सेशन के दौरान वो थे, खिलाफत मूवमेंट से लेकर इन सभी चीजों में काफी आपको देखने को मिले। गांधी जी के बारे में, गांधी जी की लाइफ स्टाइल, गांधी जी के स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ये सारा बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आप पढ़ेंगे। खास करके आपको याद होगा कि कहीं ना कहीं स्वराजिस्ट और फिर से ये कांग्रेस टूटने वाली थी, तो गांधी जी के ही कॉन्ट्रीब्यूशन से ये सब हुआ आपका। तो ये सब चीजें तो आपको कहीं ना कहीं हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा, हिस्ट्री में आप इसको पढ़ेंगे कई बार आपका। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है जिसके बारे में हम लोग चर्चा यहां पर करेंगे आगे भी, पैनल टू लुक इनटू इश्यूज ऑफ सेटलमेंट इनटू प्रोटेक्टेड एरिया। यहां पर एक छोटा सा न्यूज है कि 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की तरफ से। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कमेटी आप देख सकते हैं यहां पर, इन नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ विल बी इंस्पेक्ट टू, आप कह सकते हैं कि थाटिक बर्ड सेंचुरी है आपका, और एंजल बर्ड्स वैली है, पंबा वैली है, सेटलमेंट है पेरियार के अंदर, पेरियार टाइगर रिजर्व है। इनमें 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई है इसके प्रोटेक्टेड एरिया को लेकर के खास करके। तो इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये कहाँ पर है थोड़ा सा आप देख लो, ये सारा ये वेस्टर्न घाट है, आप देख सकते हैं केरल का, और ये सारा इलाका आप देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटियोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना। ये सारे पेची आपका, चिमोय आपका, ये वाला जिसके बारे में देख सकते हैं ये आपका, उसी प्रकार से ये, तो ये बहुत सारा जो है इसके बारे में एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी बनाई गई है इसलिए कमेटी बनाई गई है कि कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर में आता है, और जिस तरीके से वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट हो रहे हैं, तो ह्यूमन सेटलमेंट के कारण वो प्रोटेक्टेड एरिया जो है काफ़ी असुरक्षित हो जाएगा। हमेशा मैन और एनिमल्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, जिसके कारण से ऐसे बहुत सारे खबर सुनने को मिलेगा। तो इसको लेकर के एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा, ताकि वो इंस्पेक्ट करेगा, जांच पड़ताल करेगा कि वास्तविक रूप से जो इलाका है क्या वो प्रोटेक्टेड एरिया है या नहीं है, इसके बेसिस के आधार पर। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब इसमें रिलेटेड एक और भी न्यूज है आपको आगे, ये 17 चिल्ड्रंस को अवार्ड मिला है, एक्सेप्शनल अचीवमेंट अवार्ड मिला है, खास करके डिफरेंट क्षेत्र में, जैसे ब्रेवरी हुआ आपका, जैसे आपको स्पोर्ट्स में कहें, वेलफेयर में करें, तो ये 14 राज्यों के ऐसे छात्र हैं और यूनियन टेरिटरी के जिनको आपको ब्रेवरी अवार्ड मिला है, खास करके बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। अब ये अवार्ड कौन कौन से मिले हैं, ये जिसको अवार्ड मिला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को सेलिब्रेट किया जा रहा है एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के तौर पर, 7 कैटेगरी में मिला है। कितने कैटेगरी में? 7 कैटेगरी में। पहला कैटेगरी आर्ट एंड कल्चर, दूसरा ब्रेवरी हुआ, इनोवेशन हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ, सोशल सर्विसेज हुआ, स्पोर्ट्स हुआ एंड इन्वायरमेंटल में। और इसमें 7 बॉय और 10 गर्ल्स को मिले हैं। ये 7 बॉय और 10 गर्ल्स जो है 14 राज्यों के हैं और यूनियन टेरिटरी के हैं। इनमें से जो 14 साल का एक बालक है, लड़का है, जिसका नाम है क्या हथकर, 14 ईयर, ये ओल्ड ऑथर, डिसेबिलिटी एडवोकेट हु इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर के लिए। फिर आप कह सकते हैं कि अयान सजदा है, 12 साल का बच्चा है, एक सूफी सिंगर है कश्मीर का, उसको अवार्ड मिला है। उसी प्रकार से 17 साल का एक बालक है व्यास ओम जिग्नेश, उसको अवार्ड मिला है संस्कृत लिटरेचर को लेकर के, है ना। उसने 5000 श्लोक्स को मेमोराइज याद करके रखा है। फिर जिग्नेश को मिला है एक तरीके के इनको मिला है सेवरल पैलेसेस को लेकर। ब्रेवरी कैटेगरी अवार्ड में 9 साल की जो है बच्ची है, लड़का है आपका सौरभ कुमार, उसको रिकॉग्नाइज फॉर सेविंग 3 गर्ल्स फ्रॉम ड्राउनिंग में आप कह सकते हैं कि 3 बच्चियों को बचाने के लिए मिला है। फिर 17 साल का जो बालक है लोआना थापा, उसको मिला है 36
रेसिडेंस फ्रॉम द फायर, आग लग जाने से। तो इस तरीके के सारे बच्चों को ये ब्रेवरी अवार्ड दिए गए हैं। उसी प्रकार से एक न्यूज है, शुड असिस्टेड डाइंग फॉर लीगलाइज्ड। ये न्यूज तो है, भले ही है, भारत का न्यूज तो नहीं है, परंतु इससे हम लोग बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं, बहुत सारी जो अपनी कानून के बारे में, इसके बारे में जान सकते हैं। दरअसल ब्रिटेन के जो हाउस ऑफ द कॉमन है, 29 नवंबर को वोटिंग होता है मेजॉरिटी ऑफ लोगों के द्वारा, और वहां पर यह कहा जा रहा है कि जो मृत्यु है वहां पर उसको लीगलाइज करना चाहिए। मेजॉरिटी अगर खुद से कोई मरना चाहता है तो उसको लीगलाइज करना चाहिए, उसको कानूनन जुर्म नहीं मानना चाहिए, उसको लेकर के ये न्यूज है। यहां पर देख सकते हैं कि ब्रिटेन हाउस ऑफ द कॉमन 29 नवंबर को मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने वोट किया टू लीगलाइज असिस्टेड डाइंग, है ना, लीगलाइज टू असिस्टेड डाइंग, अ लेस कंट्रोवर्शियल सिनोनिम्स फॉर द असिस्टेड सुसाइड कर सकते हैं। इंग्लैंड और वेल्स के अंदर में इसको सुसाइड माना है। सेल्फ किलिंग की बात यहां पर की जा रही है, उसको सेल्फ किलिंग को लीगलाइज किया गया है, लेकिन इसके तरीके अलग हैं आपका, है ना। द स्टेप सिग्नल सेस्मिक सोशल साइट्स के बेसिस के आधार पर। अब यहां पर द टर्मिनली थर्ड एडल्ट एंड ऑफ द लाइफ लीगलाइज किया गया है, ब्राउट फॉरवर्ड टू प्राइवेट मेंबर ऑफ द बिल के द्वारा जो है ना। लेकिन इसके पीछे 6 कैबिनेट मिनिस्टर जो है इस प्रपोजल को उन्होंने क्या किया, और प्रपोजल को अपोज किया। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि इसकी एरिया, करंट एरिया क्या है, इलाका क्या है भाई, किससे संबंधित है, ये दरअसल है क्या। तो यहां पर सुसाइड की बात कही गई है कि दरअसल सुसाइड आपको पता है दिन पर दिन सुसाइड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हाइपरटेंशन के कारण, एंजाइटी के कारण, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट थिंग्स के कारण आपको बढ़ रहे हैं। तो सुसाइड क्या है, सेल्फ, ये कर सकते हैं, इनफिसेटेड कर सकते हैं, सेल्फ डेथ कर सकते हैं, सेल्फ किलिंग करते हैं, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डेथ कर सकते हैं। अटेम्प्ट टू सुसाइड आर नॉट इन देमसेल्फ टू क्रिमिनल ऑफेंस इन इंग्लैंड। अब जो कहता है कि अटेम्प्टेड सुसाइड आर नॉट इन देमसेल्फ क्रिमिनल ऑफेंस इन इंग्लैंड एंड द वेल्स। इंग्लैंड और वेल्स में अगर लोग खुद को सुसाइड करेगा तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पर नहीं माना जाएगा। ये एक्ट दैट आर इनकरेज और असिस्ट अ पर्सन टू कमिट आपका सुसाइड और अटेम्प्ट सुसाइड इज अ क्रिमिनल ऑफेंस दैट आर करीड टू 14 ईयर प्रिजनल सेंटेंस अंडर द 1961। तो ये 1961 असिस्टेड सुसाइड एक्ट के तहत अगर 14 साल का जो कह सकते हैं कि प्रिजनर है वो अगर वो करता है तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पर ये नहीं माने, ये कंट्रोवर्शियल था, है ना। अटेम्प्ट टू सुसाइड इज अ क्रिमिनल ऑफेंस था, कैरी टू 14 ईयर में। लेकिन भारत के अंदर में अगर आप देखोगे कि अगर कोई बंदा जो है भारत के अंदर में सुसाइड करता है, उस पर कई ऐसे केसेस थे। खास करके मैं आपको बता दूं कि एक कॉमन कॉजेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू डाई विथ डिग्निटी इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ इज अ पर्सनल। यानी आर्टिकल 21 के अंदर में ये बातें कही गई थी कि राइट टू लाइफ, यहां पर उसने कहा गया था उस केस में कि राइट टू डाई with dignity is integral part of the right to life of the personal liberty to आर्टिकल 21 के अंदर। यानी भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में जो राइट टू डाई है, मरने का जो स्वेच्छा से इज्जत के साथ मरने का अधिकार को भी एक तरीके से राइट टू लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी के अंदर भी माना जाता है। और कोर्ट ने इसको लीगलाइज किया था, लेकिन ये लीगलाइज किया था पैसिव यूथेनेसिया को, पैसिव यूथेनेसिया। अब पैसिव यूथेनेसिया का मतलब क्या होता है, इंसान जो है जब विकट स्थिति में होता है, कई लंबो समय से बीमार होता है, कई सालों से बीमार है, बेड पर है, बहुत मुश्किल से जीवन यापन हो रहा है, उसके लिए मरना बहुत आसान लग रहा है, हर दिन घुट घुट के जी रहा है वो व्यक्ति। ऐसी स्थिति में कोर्ट कहता है कि आप पैसिव यूथेनेसिया, वो व्यक्ति स्वयं को मार सकता है, लेकिन इसके लिए उनको क्या करना होगा कि नेचुरल डेथ होगा, लेकिन एब्सेंस ऑफ द मेडिकल, अगर वो बच्चों को उनको लगता है कि वो दवाई पर जिंदा है तो उसका दवाई रोक दो, या फिर कह सकते हैं कि उनका खाना पीना रोक दिया जाए, पानी रोक दिया जाए, उससे उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जो है उनको किलिंग नहीं किया जाएगा। तो ये इफ द पेशेंट्स लिव बिहाइंड टू द लिविंग विल, अगर वो जीना ही नहीं चाहता है, जीना छोड़ देता है, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो है ये क्या कर सकता है कि मर सकता है, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा जो स्टेटस कर करके वो आप मर सकता है। 2019 में भी इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन फील्ड एप्लीकेशंस के द्वारा भी इसको मॉडिफाई करने की कोशिश की थी। तो भारत में है, भारत में सुसाइड, लेकिन पैसिव यूथेनेसिया की बात भारत में कही गई है कि अगर कोई मरना चाहता है
तो पैसिव यूथनेसिया के थ्रू वो मर सकता है, वो क्रिटिकल कंडीशन में। अदरवाइज जो है सुसाइड भारत में क्रिमिनल है, यानी कि ये क्राइम माना जाता है भारत के अंदर में सुसाइड, आप कह सकते हो। उसी प्रकार से एक और इकोनॉमी का न्यूज है कि व्हाई इज स्ट्रेंडिंग फिशरी एक्सटेंशन सर्विंग टू क्रूशियल्स। अब भारत के अंदर में अगर हम बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। भारत के अंदर में कह सकते हो कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट फिशरीज में है, खास करके आप देखोगे प्रोडक्शन करने में दूसरा नंबर पर है एक्वा कल्चर प्रोड्यूसर में। तो भारत जो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट फिश एंड एक्वा कल्चर प्रोड्यूसर ग्लोबली, यानी दुनिया में दूसरे नंबर पर एक्वा कल्चर प्रोड्यूसर में है आपका। अब इसको क्या किया जा रहा है, बढ़ाने की बात कही जा रही है कि इसको कैसे बढ़ाया जाए, फिश फार्मर्स जो होंगे लाइफ साइकिल उनका बेस्ट कैसे किया जाए। इसके लिए बहुत सारे मत्स्य सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं, मत्स्य सेवा केंद्र। अब ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आपको मत्स्य सेवा केंद्र जो है ओपन किया जाएगा, मत्स्य सेवा केंद्र। अब ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है जिसके थ्रू जो है वहां पर एक्वा कल्चर्स के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, सर्विसेज दिया जाएगा, और सरकार जो इस केंद्र में महिला और वीकर सेक्शंस को आगे कर रही है। 60% से भी ज्यादा सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी में यहां पर फंड की दिए जाएंगे ताकि मोर देन 102 केंद्र ओपन किया जाए, और वो केंद्र जो है सिखाएगा, बताएगा कि हम एक्वा कल्चर को कैसे आगे बढ़ाएं, किस तरीके से। उसके लिए केरल में पूरी तरीके से वाटर, सॉइल, माइक्रोबियल्स एनालिसिस कंडक्ट, कैसे फिशरी को बढ़ावा दिया जाए, कैसे इकोनॉमी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज जो है, मछली को कैसे पकड़ा जाता है, प्राइस का फ्लक्चुएशन क्या होगा, ये सारा कुछ मत्स्य सेवा केंद्र पर सिखाया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज था जिसकी हम लोगों ने चर्चा किया, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये हमारे एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो, बाकी अन्य वीडियो को भी देखिए इस चैनल का, और नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।